चलो ये है हार्डी बीनवर्ग का पार्ट सेकंड। ये आपने देख लिया, तो बेसिक 4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं इसमें। अब देखो नेक्स्ट ये क्वेश्चन क्या बोल के जा रहा है, इन ए रैंडम सैंपल ऑफ 400 इंडिविजुअल्स। कितने इंडिविजुअल्स हैं टोटल? 400। उसमें से भी फ्रॉम ए पॉपुलेशन विद एलील्स ऑफ ट्रेट इन हार्डी बीनवर्ग इक्विलिब्रियम 36 इंडिविजुअल्स आर होमोजाइगस फॉर अलील ए। 36 इंडिविजुअल्स का जीनोटाइप क्या होगा? स्मॉल ए। ये तो होगा होमोजाइगस है स्मॉल ए के लिए, तो इसका मतलब 36 इंडिविजुअल ऐसे हो गए, कितने में से? 400 में से। ये पता करना होता है वैसे हमें। 400 में से हो गए 36। ठीक है। हाउ मैनी इंडिविजुअल्स इन दी सैंपल्स आर एक्सपेक्टेड टू कैरी एटलीस्ट वन एलील कैपिटल ए। तो कितने इंडिविजुअल्स में कम से कम कैपिटल ए एलील मिलेगी? अब देखो ये 4 नंबर का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं एक्चुअल में ना। सॉल्व करोगे तब भी आंसर तो आएगा। अब आपको बताया किसी भी पॉपुलेशन में 3 तरह के मेंबर मिल सकते हैं, या तो कैपिटल ए वाले, या कैपिटल ए स्मॉल ए वाले, या फिर ये वाले। 3 ही टाइप के तो मिल सकते हैं बस। अभी बोला है कि ऐसे कितने मेंबर हैं जिनमें एटलीस्ट कैपिटल ए मिलेगा ही मिलेगा। तो देखो इसमें एटलीस्ट कैपिटल ए है या नहीं है? है। इसमें भी एटलीस्ट कैपिटल ए है या नहीं है? इसमें भी है, लेकिन इसमें कैपिटल ए बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर हम पूरी पॉपुलेशन में से इनको निकाल दें तो बाकी सब में तो एक कैपिटल ए मिलेगा ही कम से कम। तो बाकी 36 को घटा दो, बाकी जितने भी बचेंगे सब में कैपिटल ए मिलेगा। 36 को आप घटाओगे तो कितना बचेगा? 364। यही बचेगा ना, यही अपना आंसर हो जाएगा बस। किस्मत सही होती है तो 4 नंबर का ऐसे आ जाता है क्वेश्चन, लेकिन किस्मत ज़्यादा खराब होती है तो क्वेश्चन आता भी है लेकिन समझ में नहीं आता कि इसको करना कैसे है। सबसे इजी टाइप का है, मतलब कुछ भी नहीं है इसमें। 3 ही टाइप के मेंबर होते हैं, इसमें से 36 को घटा दो, बाकी सब में एटलीस्ट कैपिटल ए बचेगा ही बचेगा, है ना। बाकी आप कैलकुलेशन से करोगे तब भी आंसर आएगा। कैलकुलेशन से कैसे करना था, जैसे ये 36 इंडिविजुअल्स हैं ना, 36 हैं कितने में से? 400 में से। इनका जीनोटाइप ये है ना। तो ये अगर आप स्मॉल ए निकालना चाहोगे तो आपको क्या करना पड़ेगा? अंडर रूट करना पड़ेगा। तो 36 का कितना हो जाएगा? 6, और 400 का 20 हो जाएगा ना। तो 6/20 अगर करते हो आप तो कितना आएगा? 6/20 कर लो तो 20 या 60, 0.3 आएगा ना। 0.3 आ जाएगा। ये स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी आ गई। अगर कैपिटल ए की निकालनी हो तो क्या आ जाएगी? 0.7 आ जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको इन इंडिविजुअल का नंबर निकालना है, तो इसके लिए क्या करोगे आप? कैपिटल ए मतलब 0.7 इंटू कितना आ गया? 0.49 इंटू टोटल पॉपुलेशन कितनी है, तो ये आपका कितना आ जाएगा? 200। 200 में से 196, है ना। 196 के लगभग आ जाएगा ये। 106। अगर आपको इस क्वेश्चन पूछता कि होमोजाइगस डोमिनेंट कितने होंगे, 196। अच्छा, लेकिन उसने तो क्या पूछा है, ऐसे कितने इनमें कैपिटल ए मिलेगा, तो उसमें ये भी तो काउंट होंगे ना। ठीक है। अब इसका नंबर आपको निकालना हो तो आपको बताया ये निकलेगा 2 से, ये हेटेरोजाइगस है। ये आपका हो जाएगा 2 × 0.3 × 0.7। तो 0.42 इंटू 400 करोगे तो कितना हो जाएगा? 42 दूनी 84, कितना होता है? 84। क्या बोल रहे हो? 7 या 21 दूनी 42, तो ये 42 ही आएगा ना। और यहाँ पे 400 का करेंगे ना, टोटल पॉपुलेशन 400 है। टोटल पॉपुलेशन 400 है, तो ये आपका कितना हो जाएगा? यही हो जाएगा ना 168.0, तो 168 ही मान लो, है ना। ठीक है। अगर आपको हेटेरोजाइगस का पूछता 168, होमोजाइगस डोमिनेंट का पूछता है तो 196, और वो आपको दिया ही है। अच्छा, अब इसी क्वेश्चन में ऐसे पूछता कि ऐसे कितने मेंबर होंगे जिनमें एटलीस्ट स्मॉल ए मिलेगा, तो कितने होंगे? तो आपको ये 36 और ये
ऐड करने पड़ते। तो 36 और इनका नंबर कितना आता है हेटेरोजाइगस का 168, 36 और 168 आपको ऐड करने पड़ते 204 हो जाते फिर, है ना। इसी क्वेश्चन में अगर पूछता क्या एटलीस्ट स्मॉल ए मिलेगा जिनमें, कुछ भी पूछ सकता है, उसकी मर्जी है ये। तो या तो एटलीस्ट कैपिटल ए पूछे या एटलीस्ट स्मॉल ए पूछे या फिर होमोजाइगस डोमिनेंट पूछे या होमोजाइगस रिसेसिव, तो दिया ही उसने करा है ना, वो तो पूछेगा नहीं। या फिर क्या पूछ सकता है हेटेरोजाइगस पूछ सकता है, इतने क्वेश्चन पूछ सकता है ना इसी में। समझ में आ गई वाली बात। तो जितना पूछा जाए उतना ही आंसर देना है बस, है ना। आप उसके बियॉन्ड कुछ बताओगे तो गलत हो जाएगा। चलो ये क्या बोल के जा रहा है, इन ए पॉपुलेशन दैट इज इन हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम, कोई पॉपुलेशन है और वो हार्डी बीनबर्ग इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन में है, ठीक है। और 40% ऑफ द प्लांट्स आर कैसे हैं, रिसेसिव हैं, और वो भी कैसे, होमोजाइगस रिसेसिव। अच्छा, अब इनका जीनोटाइप भी दिया है क्या आपको, एंड प्रोड्यूस वाइट फ्लावर्स। तो वाइट है तो आप इसको जैसे 3 वो मान लो, है ना। अच्छा, इसने दिया है RF PF RF PF, तो कौन कौन से कलर दिए मैंने देख लो। इफ द टोटल नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन द पॉपुलेशन इज 4000, मतलब 14,000 है, 14,000 है ना। नंबर ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट रेड फ्लावर्ड प्लांट्स एंड हेटेरोजाइगस पिंक फ्लावर्ड प्लांट्स वुड बी, मतलब 3 तरीके के वो हैं। तो देखो, एक तो हो गया आपका रेड, रुको रुको रुको, रेड पिंक और व्हाइट, 3 ही तो कलर हैं। अब मान लो आप रेड वाला जैसे कैपिटल आर मान लो, कैपिटल आर, इसका कैपिटल आर स्मॉल आर और इसका स्मॉल आर, ये हो जाए। इसमें से नंबर किसका दिया है आपको, व्हाइट वाले दिए ना, कितने 40% दिए हैं। तो 40% का मतलब कितना हो गया, 14,000 का 40% कर लूँ तो ये आपका हो जाएगा 40% का मतलब 14 चौके 56, मतलब 5600 हो जाएंगे। तो ये आपके हो गए। रुको, अब आप ऊपर जाओ, है मम्मी के पास जाओ, पढ़ाओगे, ठीक है। तो 40% दिए हैं आपको, तो 40% का मतलब कितना हो गया, 14,000 का 40% निकाल लो, ये हो गया आपका 5600, इतने हो जाएंगे ना। होम बाकी जो बचेंगे वो सब रेड और पिंक ही तो होंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं कि रेड और पिंक दोनों मिला के कितने होंगे, टोटल 14,000 है, 14,000 में से व्हाइट अगर घटा दोगे तो सारे कैसे बचेंगे, रेड और पिंक बचेंगे। तो अप्रोक्सीमेट कितने बचे, 5600 अगर आप घटाते हो तो 8,400 बचे, मतलब रेड और पिंक दोनों मिला के 8,400 होने चाहिए। ये तो है रेड फ्लावर्स, ये है पिंक फ्लावर्स, तो ये जोड़ के दोनों कितने होने चाहिए, 8,400 होने चाहिए, तभी तो तीनों मिलके 14,000 होंगे। अब आप देखो इस क्वेश्चन में देखोगे तो आप ऐसे रिएक्ट कर लो, देखो ये रेड फ्लावर्स बता रहा है 5600 और ये बता रहा है पिंक फ्लावर 6500, 5600 और 6500 को ऐड करते हो तो ये मेरे हिसाब से 11,000 से ऊपर निकल जाएंगे, 12,000 से भी ऊपर निकल जाएंगे, तो पॉसिबल नहीं है। दोनों ऐड करके कितने होने चाहिए, 8,400 होने चाहिए, तो फिक्स हो गया ना। तो ये वाला ऑप्शन तो क्या हो गया आपका, रिजेक्ट हो गया। अच्छा, इस वाले ऑप्शन को देखो, अब कितने हो रहे हैं ऐड करके, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया ना। अब अपने पास में ऑप्शन बचते हैं 2, ये रेड फ्लावर्स 5600 1891 और 1891 6560। अब इनको ऐड करके देखो कितना हो रहा है, 1891 और 6508। कैलकुलेटर से भी कर सकते हो अगर जोड़ना नहीं आता है तो। 9 9 और 9 8 5 13, हो रहा है 8,000, मतलब 8400 ही हो रहा है ना, 8400 हो गया अप्रोक्सीमेट ये 8400, ये हो सकता है आंसर। और ऐड करके देखो आप, 5600 और 1891 में कितने हो रहे हैं, ये तो कम होंगे 8400 से, क्योंकि ये 1891 में तो कॉमन है, ये 6500 था, ये 5600 था, तो लगभग ये तो
कितने हो रहे हैं? 7,000 कम हो रहा है ना कुल मिला के 8300 से, तो ये भी नहीं हो सकता। अब इस क्वेश्चन में सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, 4 नंबर का क्वेश्चन सॉल्व करके भी हो तो रहा था, लेकिन बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था इसमें ना। अगर आपको थोड़ा सा बेसिक आइडिया था तो आप ऐसे भी कर सकते थे इसको। मतलब मैं बोलता हूँ किसी भी पॉपुलेशन में रेड कलर के फ्लावर हैं और व्हाइट कलर के फ्लावर हैं, और मैं आपको रेड का नंबर बता देता हूँ, तो बचेंगे जो बाकी सब कैसे होंगे? व्हाइट कलर वाले होंगे, टोटल में से घटा दोगे तो ऐसे ही इसमें 3 कलर के फ्लावर हैं, तो अगर आप इसमें से व्हाइट वाला घटा दो तो बाकी बचेंगे वो सब कैसे होंगे? रेड और पिंक वाले। तो जोड़ के तीनों कितने होने चाहिए? 14,000 होने चाहिए। बाकी इसका नंबर उसने दिया ही है 40%। अब देखो आप इसको कायदे और कानून से करोगे थोड़ा सा टाइम लगेगा ना। अब कैसे होगा ये? आपको इसका नंबर दिया है व्हाइट वाले का, है ना, तो व्हाइट वाले से आप स्मॉल आर की फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हो। देखो कैसे निकालोगे? अब संचरित इसको ऊपर करके कौन आएगा? V4 V4 क्या होता है? एप्पल, एप्पल होता है V4। V4 क्या? V4 बताओ तो क्या है V4? बड़ा एप्पल, बड़ा एप्पल। C4 छोटा एप्पल। अब ऊपर जाओ, है ऊपर जाओ ऊपर। हाँ, चलो अब देखो, ये तो डायरेक्ट तरीका है ना। अगर ये तब कर पाओगे जब आप थोड़ा सा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेते हो ना उस लेवल पे, तब तो आप ऐसे डायरेक्टली कर पाओगे। नहीं तो फिर आप जैसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग करोगे ना, जैसे सॉल्व करते हैं, तो देखो मैंने आपको बताया ना कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको रिसेसिव फिनोटाइप से ही सॉल्व करना है। तो रिसेसिव फिनोटाइप इसमें ये है व्हाइट वाला, ठीक है। अब इसका नंबर आपको दिया है स्मॉल आर बराबर 40% दिया है ना। 40% का मतलब होता है कि 40/100, यही तो होता है 40/100। या आप ऐसे भी कर सकते हो कि 5600/14,000, बात एक ही होगी, वो भी 40% ही है। तो ये आ गया स्मॉल आर बराबर क्या होगा? इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? अंडर करना पड़ेगा। तो ये 4/10 ही तो बचेगा। 4 का अंडर होता है 2, और 10 का 3 पॉइंट क्या हो जाएगा, 2 मान लो, 3.2 कुछ आ जाएगा ना। आप एग्जैक्ट उससे भी कर सकते हो, कैलकुलेटर से उसमें मिलता है। तो कितना आ रहा है एग्जैक्ट करोगे तो? आप इसका 10 का अंडर 3.16 है ना, तो ये एग्जैक्ट वैल्यू होगी इसकी 3.16। अब 2/3.16 करो, कितना आ रहा है? 2 में भाग दो 3.16 का, तो ये कितना आ रहा है? कितना आ गया? 2/3.16, 0.63 आ गया ना ये। स्मॉल आर की वैल्यू आ गई। अब आपको अगर कैपिटल आर की वैल्यू निकालनी होगी तो क्या आएगी? 1 माइनस कर दो तो 0.3 ये आ गई, है ना। कैपिटल आर भी आ गया, स्मॉल आर भी आ गया। अब अगर आपको इन रेड वालों का नंबर निकालना हो तो निकाल सकते हो। कैपिटल आर इंटू कैपिटल आर ही तो होगा। तो ये कैपिटल आर कितना है? 0.37। अभी कैलकुलेटर से करो, 0.37 इंटू 0.37 कितना आ गया? 0.13। ये तो फ्रीक्वेंसी आ गई। नंबर निकालना है तो टोटल पॉपुलेशन का क्या कर दोगे? मल्टीप्लाई। तो कितना आ गया ये? 1916.6। ठीक है, तो जो रेड कलर वाले हैं उनका नंबर कितना आएगा? 1916 आएगा। तो आपको पता है ये इसके ही नियर बाई है बस, और तो कहीं है ही नहीं, रेड फ्लावर का, है ना। तो 1891 के नियर बाई है। और तो देखो इसमें 5600 बता रहा है, 5600, 5145, बहुत ज़्यादा गैप हो गया कंपेरिजन में। तो एक ही से आंसर निकल जाएगा।
और अगर आपको पिंक वाले का निकालना है तो आप 2 इंटू कैपिटल आर इंटू स्मॉल आर, तो 2 इंटू 0.63 इंटू 0.37, इसका निकल जाएगा पिंक का। तो ये कैलकुलेटर से करके देखो, 2 इंटू 0.37 इंटू 0.63 इंटू 14,000, कितना आ गया ये? वही आएगा लगभग 6500 के कुछ लगभग आएगा। 0.37, 0.63 और 14,000 का मल्टीप्लाई, 6,526 छब्बीस, ठीक है, ये आ गया 800 के लगभग, है ना। तो इससे निकल जाता आंसर। तो बाकी सॉल्व करने की जरूरत थी नहीं, मैंने आपको बता दिया ना डायरेक्ट तरीका, जोड़ के 84 होने चाहिए जो एक ही ऑप्शन में हो रहे हैं। अब कोई इसको वैसे करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, क्योंकि जो एलिलिक फ्रीक्वेंसी है वो बहुत उसमें आ रही है ना, जैसे 0.4 या 0.5 नहीं आ रही, 0.3763 आ रही है, तो मल्टीप्लाई करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है। लेकिन कौन से वाले का, इस वाले का कितना आ रहा है? 1820 आ रहा है। हम तो वही नियर बाई तो एक ही है, 1820 आ रहा है, इसका सही है। तेरह चौके 52, 13 एक 13, 13 5 18, ठीक है, 1820 ही आएगा, है ना। तो इस तरीके से ये तो कायदे और कानून के अनुसार हो गया। बाकी आपको वहां पे आंसर निकालना है जल्दी से जल्दी, वहां पे आपको कोई ये पूछने वाला नहीं है कि तरीका कौन सा था, आंसर आना चाहिए बस, है ना अपना। चलो नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। In a population, alleles P and Q are known to be in a ratio of 0.7 and 0.3, ये डोमिनेंट और रिसेसिव एलील की आपको फ्रीक्वेंसी दी है ना। At Hardy-Wiener equilibrium, how many heterozygotes can be expected in a sample of 60? तो heterozygotes का नंबर निकाल सकते हो आराम से, 2 इंटू पी इंटू क्यू करना है, तो 2 इंटू 0.7 इंटू 0.3, ये कितना आ गया? 0.42। टोटल पॉपुलेशन कितनी है? 60, इसका कर दो मल्टीप्लाई, तो कितना आ गया? 6 दूनी 12, 4 चौके 24, 1 25, 25.2। तो कौन से में है? ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे आसान भी क्वेश्चन आते हैं, आसान वो भी था ऊपर वाला भी। ये देखो अब नेक्स्ट क्या बोल के जा रहा है 32 में, द फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील्स कैपिटल ए एंड स्मॉल ए in a population at Hardy-Weinberg equilibrium are 0.7 and 0.3 respectively in a random sample of 250 individuals taken from the population। सेम टू सेम क्वेश्चन है बिल्कुल। तो इसमें 0.42 का 250 से मल्टीप्लाई करना है बस, तो कितना आ जाएगा? 105 आ जाएगा। सेम क्वेश्चन है ना डायरेक्ट। और ये बात मैंने आपको लिखा दी, जब भी हेटेरोजाइगस का नंबर निकालना है तो 2 का मल्टीप्लाई करना होता है उसमें ना, हेटेरोजाइगस में। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 33। In a population that is in Hardy-Weinberg equilibrium, the frequency of recessive homozygotes genotype of trait Q is 0.04. The percentage of individuals homozygous for the dominant allele is। होमोजाइगस डोमिनेंट का नंबर निकालना है इस बार आपको। होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप की आपको दी है, क्यू की फ्रीक्वेंसी कितनी दी है? 0.04। क्यू बराबर हो गया 0.04, तो पी बराबर क्या हो जाएगा? 0.96 हो जाएगा ना, दोनों जोड़ के 1 होना चाहिए। आपको होमोजाइगस डोमिनेंट की निकालनी है आपको, ठीक है, तो आप निकाल सकते हो आराम से। पी इंटू पी करना है आपको, तो 0.96 इंटू 0.96 करो मल्टीप्लाई, कितना होगा कैलकुलेटर से? 0.949216, ठीक है, ये आ रहा है ना मल्टीप्लाई करके, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा। अच्छा, ये जो आपको दिया गया है ना, ये यहाँ तो इसने लिख दिया है, लेकिन ये जो फ्रीक्वेंसी है ना 0.04, ये रिसेसिव होमोजाइगोट जीनोटाइप की है, तो इसका मतलब ये क्यू की नहीं है, ये क्यू इंटू क्यू की होगी, है ना। जीनोटाइप है तो किसकी होगी?
अगर अलील की फ्रीक्वेंसी होती अब तो सीधा सीधा ऐसे ही हो जाता है ना, लेकिन वो जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी है आपको, है ना, रिसेसिव होमोजाइगस जीनोटाइप, तो इसका मतलब Q और क्यू की होगी ये, तो ये Q इंटू क्यू 0.04 है, तो Q बराबर क्या हो जाएगा, अंडर करना पड़ेगा, तो 0.04 का अंडर होता है 0.2, तो P बराबर क्या आ जाएगा 0.8, ये आ जाएगा, है ना। अब वो ध्यान रखना है आपको, जीनोटाइप की है, एलील की फ्रीक्वेंसी नहीं है, तो आपको तो होमोजाइगस की निकालनी है ना इसकी, तो P इंटू पी करना है आपको, 0.8 इंटू 0.8 बराबर 0.64, ये तो 1 में से है। अब किस में पूछ रहा है ये, परसेंटेज, तो 100 से क्या कर दोगे, तो ये 64%, 100 में से 64 मिलेंगे, ये है इसका मतलब, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना है ना, वो इसने यहाँ पे ये क्यू लगा दिया, ट्रेट क्यू, लेकिन ये आगे लिख दिया है होमोजाइगस जीनोटाइप, ठीक है, तो 64 हो जाए, अलील होता तब तो अभी मैंने बताया था ना, वैसे होता फिर तो ये बोलता था फ्रीक्वेंसी ऑफ रिसेसिव अलील 0.04 है ना, उस अलील आता तो ये सीधा सीधा क्यू की मानी जाती फिर, और जीनोटाइप आता है तो क्यू इंटू क्यू की मानी जाती है, जीनोटाइप दो अलील के मिलने से बनता है ना। चलो ये क्या बोल के जा रहा है नेक्स्ट 34, कंसीडर ए सिंगल लोकस विद टू अलील्स which are at Hardy-Weinberg equilibrium if the frequency of one allele one of the homozygous genotype is, अब देखो फिर से जीनोटाइप दिया है, if the frequency of one of the homozygous genotype is 0.64 what is the frequency of heterozygotes in the population, अब ये इसने होमोजाइगस जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी दी है, वो भी किसी एक की, अब होमोजाइगस जीनोटाइप भी दो होते हैं, एक तो ये वाला भी हो सकता है और एक ये वाला भी हो सकता है, लेकिन उसने बताया नहीं है, वन ऑफ द बोला है केवल, है ना, तो आप अपनी तरफ से आपकी मर्जी है कोई सा भी मान लो, बताया तो है नहीं उसने, ये बताया केवल होमोजाइगस जीनोटाइप की एक की इतनी है, तो आपकी मर्जी है, या तो इसकी मान लो या इसकी मान लो, है ना, आपको जो अच्छा लग रहा हो, अगर आपको मम्मी पसंद है तो इसको मान लो, पापा जी पसंद है तो इसको मान लो, तो ऊपर वाले को मान लेते हैं, ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी है 0.64 दी है, और अगर आप इसको मानते ऐसे तो इसकी ऐसे इसकी मान सकते 0.64, ठीक है, अब मान लो इसकी 0.64 आपने मान ली, तो स्मॉल ए की क्या हो जाएगी, अनरूट कर दो तो कितना आ जाएगा 0.8 या 0.08, क्या आएगा बताओ, 0.8 ही आएगा ना, 0.8 आएगा, है ना। अच्छा ये स्मॉल ए की है तो कैपिटल ए की क्या होगी 0.2, अब किसकी पूछ रहा है ये, हेटेरोजाइगोट्स, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 0.32, ये हो जाएगा, बस ऐसे करना था, है ना। चलो नेक्स्ट देखो, the frequency of homozygotes in a diploid population is 0.68, होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है 0.68 है, अब इसमें ऐसे नहीं बोला ना कि रिसेसिव या डोमिनेंट, होमोजाइगोट्स बोला, इसका मतलब इसमें दोनों ही शामिल होंगे, अब उसमें वन ऑफ दी बोला था तो कोई एक की बात चल रही थी, इसमें तो फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगोट्स बोला है, इसका मतलब दोनों ही शामिल होंगे, मतलब कैपिटल ए वाला भी इसमें शामिल होगा प्लस स्मॉल ए, इन दोनों की मिला के कितनी है 0.68 है। अब किसी भी पॉपुलेशन में तीन ही होते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट, होमोजाइगस रिसेसिव और हेटेरोजाइगस, तो अब बाकी के कौन से बच्चे होंगे हेटेरोजाइगस, इनकी फ्रीक्वेंसी कितनी होगी 1 में से घटा दो, तीनों की मिला के 1 होती है ना, तो कितनी बचेगी 0.32, अब आपको पता है कि जो भी कैरियर होते हैं हेटेरोजाइगोट्स होते हैं उनके आगे हमेशा 2 का मल्टीप्लाई होता है, ये तो आपको पता ही है ऑलरेडी पहले से, तो आपको बताना है एज्यूमिंग दैट द पॉपुलेशन इज इन हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम द फ्रीक्वेंसी ऑफ द टू अलील्स आर, तो टू अलील की फ्रीक्वेंसी क्या क्या हो सकती है, तो ये वैसे तो बहुत आसान है, देखो कुल मिला के अपना जो हेटेरोजाइगोट्स है उनकी फ्रीक्वेंसी क्या आनी चाहिए 0.32 आनी चाहिए, तो मैंने आपको एक टेबल लिखाई थी, पी और क्यू की कुछ वैल्यू लिखाई थी, 0.32 कब आ सकती है एलीलिक फ्रीक्वेंसी हेटेरोजाइगोट्स की, जब एक अलील तो 0.2 हो और दूसरी अलील 0.8 हो, अभी आ सकती है ना, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32,
तो 2a की वैल्यू 0.32 लानी है, तो ये इसी कंडीशन में आ सकती है, ये तो 2 रहेगा ही रहेगा। अगर मैं यहाँ पर 1 की जगह पर तो इनमें से 0.2 रखूँ और 1 की जगह पर 0.8 रखूँ, अभी तो ये 0.32 आ सकता है। तो बस यही पूछ रहा था आपसे कि कैपिटल ए और स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। तो क्या हो सकती है, यहाँ तो 0.28, यहाँ 0.8, 0.2, कुछ भी कर लो आप, मर्जी आपकी है ना। तो क्या हो जाएगा, और वैसे आप सॉल्व करोगे तो इसको निकाल ही नहीं सकते है ना, इसके आंसर को। तो आपको मैंने एक टेबल बताई थी ना, उस टेबल से आइडिया लग जाएगा, है ना। अब जैसे मैं आपसे बोल देता कि किसी पॉपुलेशन में होमोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी 0.58 है, तो उस पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी। मैंने आपको बोल दिया पॉपुलेशन में होमोजाइगोट्स जो है वो 0.58 है फ्रीक्वेंसी उनकी, तो उस पॉपुलेशन में एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी। अब मैंने होमोजाइगोट्स बोले हैं तो उसमें दोनों आएंगे, तो उनकी कितनी बताई है 0.58, तो बाकी जो बचेगी सब किसकी होगी, हेटेरोजाइगोट्स की, तो उसकी कितनी बचेगी 0.42। अब ये 0.42 आना चाहिए 2 इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए बराबर, तो कैपिटल ए और स्मॉल ए बराबर क्या रखूं मैं, इसको भी अगर आप इधर भेजते हो तो ये क्या बचेगा, कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए बराबर क्या बचेगा 0.21। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करके देख लो 0.21 आना चाहिए, तो 0.3 और 0.7 हो सकती है आराम से, समझ में आ गया। ऐसे 0.3 और 0.7 एलिक फ्रीक्वेंसी हो सकती है ना पॉपुलेशन में। क्या बोल रहे हो जया, किसका, किसके, हाँ ये किया है ना जरा, या ये तो मैंने होमोजाइगोट्स की दी है, तो हेटेरोजाइगोट्स की निकालनी है तो वन में से माइनस कर दो 0.42। अब ये जो 0.42 आई है हेटेरोजाइगोट्स की है, अब हेटेरोजाइगोट्स को हम क्या लिखते हैं 2 इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, तो इसके बराबर आना चाहिए, तो इस 2 को अगर आप उधर भेज दो तो 0.21 बचेगा ना, तो कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए का मल्टीप्लाई करके 0.21 आना चाहिए। तो उनकी वैल्यू आप क्या क्या ले सकते हो, तो एक की वैल्यू 0.3 लेनी पड़ेगी, एक की वैल्यू 0.7 लेनी पड़ेगी, बाकी वो टेबल मैंने जो है वो डायरेक्ट लिखाई थी आपको। हेटेरोजाइगोट्स की जब फ्रीक्वेंसी 0.42 थी तो क्या थी एलिलिक फ्रीक्वेंसी उसमें टेबल में, तो 0.7 0.3 वाली थी ना। अच्छा, तो ऐसे क्वेश्चन अलग डेटा के साथ में दे सकता है, लेकिन सॉल्व करने का तरीका है ना यही रहेगा। तो अगर आपको आइदर होमोजाइगोट देता है तब तो एक की बात कर रहा है, अगर होमोजाइगोट्स दे रहा है तो इसका मतलब उसमें दोनों शामिल हैं, तो इसमें दोनों ही शामिल है ना इस वाले में। तो अगर आप वन में से घटा दोगे तो आपको किसकी फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी, हेटेरोजाइगस की मिल जाएगी, है ना। या मैं आपसे बोल दूं कि किसी पॉपुलेशन में जो है 82% जो मेंबर है ना, 82% मेंबर्स वो होमोजाइगस कंडीशन में है, तो उस पॉपुलेशन में एलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। अगर किसी पॉपुलेशन में 82% मेंबर जो है वो कैसे हैं, होमोजाइगस कंडीशन में हैं, तो उसमें एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या हो सकती है। तो देखो 82% होमोजाइगस बताया ना मैंने इस बार, तो बाकी 18% कैसे होंगे, हेटेरोजाइगस, यही तो होंगे हेटेरोजाइगस। 18% का मतलब क्या होता है 18/100, यही तो होगा ना। ठीक है, तो इसका मतलब 0.18 भी तो लिख सकते हैं हम इसको, तो हेटेरोजाइगस की फ्रीक्वेंसी 0.18 आ रही है, इसका मतलब एलिलिक फ्रीक्वेंसी क्या रही होगी, तो उस टेबल में देख लो आप, तो 0.1 और 0.9। देखो आप फॉर्मूला तो लगाते रह जाओगे, उस टेबल को याद ही कर लो डायरेक्ट। 0.1 और 0.9 थी तब 18 आती है, और 0.2 और 0.8 थी तब 32 आती है, 0.37 थी तब 42 आती है, और 0.46 थी तब 48 आती है, और बराबर थी तब 50 आती है। फिर वो इन्वर्ट रिपीट होता है पूरा, 4-5 वैल्यू उनको याद कर लोगे तो बढ़िया रहोगे, नहीं तो फिर फॉर्मूले लगाते रह जाओगे एग्जाम में। समझ में आ गई बात। तो अब जरूरी नहीं कि अगली बार ये डेटा देगा, डेटा चेंज कर सकता है, बस तरीका सेम रहेगा ना उसको अटेम्प्ट करने का।
चलो नेक्स्ट देखो फिर क्या बोल रहा है ये। इन ए सैंपल फ्रॉम ए पॉपुलेशन देयर वर 65 इंडिविजुअल्स विद कैपिटल वी जीनोटाइप, 30 इंडिविजुअल्स विद, ये हेट हो जाएगा, सो गया ना, एंड 15 इंडिविजुअल्स विद स्मॉल बी जीनोटाइप। अब ये टाइप फर्स्ट वाला क्वेश्चन आ गया, टाइप फर्स्ट में सही तो बताया था। तो इसमें आपको किसकी पूछा है, स्मॉल बी की पूछ रहा है ना, तो बहुत आसान है। पहले कितने मेंबर हैं, 30 15 45 45 और 65, 110, 110 हो गए, 110 मेंबर है ना टोटल, ये तो आपको पता लग गया। तो इनमें टोटल अलील दोगुनी होंगी तो 220 हो जाएंगे ना, 220 टोटल अलील होंगे ना इस पॉपुलेशन में, ठीक है, ये पता लग गया। स्मॉल बी का निकालना है ना आपको, तो देखो ये जो 15 मेंबर है ना, ये स्मॉल बी वाले हैं, तो इनमें 30 स्मॉल बी होंगे, ठीक है। और ये जो 30 मेंबर हैं ये कैपिटल बी स्मॉल बी वाले हैं, तो इनमें 30 कैपिटल बी होंगे और 30 स्मॉल बी होंगे, तो 30 ये ऐड कर लो, तो 30 और 30 60 और अपॉन टोटल 200, तो 60/220 कितना आ जाएगा ये 0.27। तो बस यही आंसर हो जाएगा अपना 0.27। टाइप फर्स्ट वाला है ना, सबसे पहले पहले जो बताया था। चले आगे अब। चलो, इन ए पॉपुलेशन ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स ऑफ ए प्लांट स्पीसीज, genetic difference at a single locus leads to difference flower colors. The alleles are incompletely dominant. The population has 100 individuals with the genotype small r small r। small r वाले कितने हैं 100, और व्हाइट कलर होगा इनका, दिया है उसने ना ऐसा लिख के, 800 इंडिविजुअल्स विद द जीनोटाइप कैपिटल आर स्मॉल आर, और इनका कलर कैसा दिया है पिंक, और कैपिटल आर स्मॉल आर, और ये है कितने 800, एंड द रिमेनिंग हैव जीनोटाइप कैपिटल आर, और इनका कलर कैसा दिया है रेड, और ये होंगे कैपिटल आर वाले, और बाकी रिमेनिंग है, तो ये 1200 बचेंगे मेरे हिसाब से ना, नहीं 1200 नहीं 1100 बचेंगे, 900 2000 में से घटा दो, तो ये कितने बचे, ये ऐसा उसने लिख के दिया है आपके सामने, ठीक है। अब आपको निकालना क्या है, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ, टाइप फर्स्ट हो गया, फिर से वही स्मॉल आर की निकालनी है, तो बहुत आसान है, देखो स्मॉल आर की निकालना, स्मॉल आर ऊपर वाले में है 100 100 200 हो जाएगा इसमें, तो ये हो गए 200 प्लस इसमें 800 कैपिटल आर होंगे और 800 स्मॉल आर होंगे, तो ये हो गए आपके 800, 2000 हैं तो 4000 एलील्स होंगे, तो 8 और 2 1000, 1000/4000, तो ये 0.25% आ जाएगा ना, ये आ गई स्मॉल आर की, कैपिटल आर की 0.75, लेकिन यहाँ पे तो हमें केवल किसकी पूछी है, स्मॉल आर की पूछी है बस, ये हो गया 0.25। नेक्स्ट देखो, अब टाइप फर्स्ट वाला क्वेश्चन 4 नंबर में आता है ना, इसमें कुछ भी मेरे हिसाब से दिमाग लगाने वाला कुछ है ही नहीं। देखो नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 38 में क्या बोल रहा है, एन ऑटोसोमल रिसेसिव कंडीशन अफेक्ट्स 1 न्यू बॉर्न इन 10,000, 10,000 में से एक को डिजीज होता है ना, इन ए रैंडम मैटिंग पॉपुलेशन without any disruptive acting force, what is the approximate expected frequency of carriers in this population, मतलब आपको बतानी है इसकी फ्रीक्वेंसी। अब मेरे हिसाब से मैंने आपको 3 डेटा लिखाए थे ना, तो कौन से नंबर का डेटा होगा ये, सेकंड नंबर पे लिखाए थे ना वाला डेटा, तो क्या होगा आंसर इसका, 3 ही डेटा लिखाए थे। अगर 100 में से एक को होता है तो आंसर होता है 1/5, अगर 10,000 में से एक को होता है तो आंसर होता है 1/50, और 10 लाख में से होता है तो आंसर होता है 1/500, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका 1/50 हो जाएगा ना, 1/50 हो जाएगा ना आंसर। बाकी सॉल्व कैसे करते हैं इसको, तो सॉल्व करना देख लो है ना। अब आपको दिया क्या है, एक न्यूबॉर्न अफेक्टेड है और ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो इसका मतलब इस कंडीशन में ही डिजीज होता है ना ये ऑटोसोमल रिसेसिव वाला। इसकी फ्रीक्वेंसी दी है आपको एक कितने में से
10,000 में से, तो स्मॉल ए की फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, अनरूट कर लो, तो 1 का तो 1 और इसका हो जाएगा 100। तो ए की जो फ्रीक्वेंसी है वो कितनी आ गई, 1/100 आ गई। इसका मतलब 0.01, मतलब ये लगभग नेग्लिजिबल है, देखोगे आप इसको। अच्छा, अब अगर आप कैपिटल ए की निकालोगे तो उसकी क्या बचेगी, 0.99। उसको आप थोड़ी देर के लिए 1 मान लो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मतलब 1 में से इसको घटाओगे तो 0.99 बचेगा, तो उसको आप थोड़ी देर के लिए 1 मान लो, तो अपना जो भी अप्रोक्सीमेट आंसर आए वो देख लेंगे उस हिसाब से। ठीक है, तो कैपिटल ए की भी फ्रीक्वेंसी आ गई, स्मॉल ए की भी आ गई। अब क्या होता है आंसर, अपना फॉर्मूला अपने पास में 2 इंटू कैपिटल ए इंटू स्मॉल ए, यही तो होता है हेटेरोजाइगस का निकालने का, कैरियर का या हेटेरोजाइगस का। तो 2 इंटू कैपिटल ए की आई है 1 और स्मॉल ए की 100, तो ये कितना हो गया, 1/2 से काट दो इसको, 1/50 आ गया ना, इस तरीके से ये आ गया था ना पहले ही 1/50। मैंने आपको वैसे तो डायरेक्ट वो लिखाई दिया था, जो भी है ना डेटा आता है जो, तो या तो 100 में से एक होगा, या 10,000 में से एक होगा, या फिर 10 लाख में से एक होगा। तो या तो आंसर 1/50 आएगा, या फिर एग्जैक्ट आंसर इसका क्या होता है, 0.0198, ये होता है ना एग्जैक्ट आंसर इसका। या तो 1/50 दे दे या 0.0198 दे सकता है, वो उसकी मर्जी है ना। फिर क्वेश्चन नंबर 39 देखो, if a given gene in a randomly mating population has 3 alleles small a, small b, small c in the ratio of 0.5, 0.2 and 0.3 respectively, what is the expected frequency of genotype A, B and BC in the population at equilibrium? ये मॉडल पेपर में डाला है और निकाल सकते हो आप लोग इसको। इस पॉपुलेशन में ए बी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है आपको एक तो, और एक सी की फ्रीक्वेंसी निकालनी है। तो कौन निकाल के बताएगा फिर इसको, टाइम है। इसमें पेन उठाने की जरूरत ही नहीं है एक्चुअल में ना, अगर आप टाइम ओवर हो गया आपका, आंसर तो आया नहीं किसी का, अब तो टाइम ओवर हो गया, आंसर तो आया नहीं किसी का। चलो देखो इसमें करना क्या था, ए बी की निकालनी है ना, होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, फर्स्ट हो जाएगा ना। ठीक है, किसी का ये थोड़ी आया सेकंड थर्ड में, सेकंड उसमें से नहीं आया ना। तो देखो पहले ये बताओ होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, और ये वाला ये कैसा है, ये भी कैसा है हेटेरोजाइगस, तो 2 से मल्टीप्लाई होगा या नहीं होगा अब 2 से मल्टीप्लाई होगा तो आंसर फिर थर्ड होगा। एक की तो बात ध्यान रखने वाली है, उसी को बार बार भूल जाते हो, इस वजह से मैंने नोट लगा के लिखाया था, और ये भी लिखाया था कि ये हम बार बार गलती करेंगे इसमें, नोट लगा ये भी लिखाया ना कि यही हम गलत करेंगे बस, फिर उसके बाद में भी वही मिस्टेक हो रही है पहले यही देखना है कि जो भी हम जीनोटाइप की फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हैं वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। होमोजाइगस है तो अच्छी बात है, जैसे कि मैं निकलवाता कि इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, कोई दिक्कत नहीं थी फिर है ना, 0.5 इंटू 0.5 कर देते सीधा सीधा। लेकिन ये हेटेरोजाइगस है, ए बी आ जाए, बी सी आ जाए या ए सी आ जाए, तीनों में 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई मैं करूंगा या आप करोगे, फिर करना तो आपको ही पड़ेगा। समझ में आ गई वाली बात, तो पहले यही ध्यान रखना है कि जो भी जीनोटाइप पूछा गया है वो होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है। 500 रुपये का नोट लगा के लाइन लिखाई थी ना, इसलिए तो लिखाई थी। तो समझ में आ गई बात, ए बी करना है तो ए बी मतलब 0.5 इंटू 0.2
लेकिन आपको होता है हेटेरोजाइगस है तो 2 का मल्टीप्लाई होगा, तो ये कितना आ गया 0.2। BC निकालना है तो 0.2 इंटू 0.3 इंटू 2 तो 0.12। अब कल्पना इसमें से 0.2 बड़ा है, 0.12 बड़ा है, 0.2 बड़ा है या 0.12 बड़ा है? एक 2 है और एक 12 है। चलो ये समझ में आ गया। वही बात आपको नोट लगा के लिखाई थी और वही बात आपसे मिस्टेक हो रही है ना बार बार। ये आ गया देखो, क्या बोल रहा है, सैम्पलिंग ऑफ 200 persons फॉर देयर ABO ब्लड ग्रुप वाज डन फ्रॉम एन अर्बन एरिया। द टाइप्स ऑफ ब्लड ग्रुप ऑब्जर्व्ड इन दिस गिवन पॉपुलेशन आर एज फॉलोज। A, B, AB और O, इन सब का आपको नंबर दे रखा है। Which of the following gives the correct frequency of blood group determining alleles IA, IB, IO in the given populations? तो मैंने आपको बताया था कि ऐसा कभी भी क्वेश्चन आ जाता है तो रिसेसिव फिनोटाइप को यूज में लोगे। अब रिसेसिव कौन सा है इसमें? O वाला। तो देखो ये मैंने आपको एक तो ये बताया था कि अगर आपको इन अलील की फ्रीक्वेंसी दे रखी हो तब तो आप निकाल सकते हो किसी भी ब्लड ग्रुप का नंबर कौन कितना मिलेगा ना, क्वेश्चन करवाया भी था आपको। तो ये 3 हैं, इनकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है हमें, IA, IB और IO। मैंने जो क्वेश्चन करवाया था उसमें आपको इनकी फ्रीक्वेंसी दी थी, इनसे ब्लड ग्रुप वालों का नंबर पूछा था, इसने उल्टा कर दिया, इसने ब्लड ग्रुप वालों का नंबर दिया है आपको और एलेलिक फ्रीक्वेंसी पूछ रहा है आपको। तो एक तरीका तो यह है कि डायरेक्ट आप ऑप्शन की हेल्प से करके देख लो। पहले 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर लेते हैं, एक आध 2 ऑप्शन। पहले जैसे O ब्लड ग्रुप वाला दिया है आपको, तो O ब्लड ग्रुप वाले का मतलब ये हो गया ना, IO बराबर कितना दिया इसका नंबर, कितने में से 200 में से दिया है ना, तो ये IO बराबर है, IO बराबर निकालोगे तो क्या हो जाएगा, अंडर हो जाएगा ना, अंडर हो जाएगा ना। अगर मैं इस 98 को थोड़े से टाइम के लिए 100 मान लूँ 5 सेकंड के लिए, तो ये 100 हो जाएगा और 100 का अंडर आराम से आप 10 निकाल सकते हो। थोड़ी देर के लिए मानने में क्या जा रहा है, 98 का भी अंडर वही 9.98 कुछ ऐसा आएगा और 100 का भी वही आएगा, तो कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है। और 200 का कितना आएगा फिर, 200 का आ जाएगा आपका, जैसे इस 200 को मैं अगर थोड़ी देर के लिए 100 इंटू 2 लिख दूं तो कोई दिक्कत वाली बात है? 100 का अंडर होता है 10, ठीक है, और 10 से 10 कैंसिल हो जाएगा। अब बचेगा क्या नीचे, अंडर 2 बचेगा ना, ये तो कैंसिल हो जाएगा ना, मतलब इसको मैं ऐसे लिखूंगा, अगर कैंसिल हो जाएगा 10 ही तो आएगा इसका। अब बचा अंडर 2, और अंडर 2 तो आपको पता है 9वीं 10वीं क्लास में पढ़ के आए थे ना, जब वो करते थे ना वो ट्रिगोनोमेट्री, तो उसमें √2 और √3 कॉमन बार बार आता था है ना, तो इसकी वैल्यू क्या होती थी, देखो √2 जो है इसकी होती थी 1.41 और √3 की 732। ये आप पढ़ के आए होंगे ना, ट्रिगोनोमेट्री में खूब आता था ये बार बार काम में। तो 1 बाई √2 की वैल्यू क्या रखोगे 1.41, ये आप कैलकुलेटर से कर लो, कितना आ गया 1498, तो ये लगभग 0.7 आ जाएगा, 0.7 के लगभग आ जाएगा ना, ठीक है। अब 0.7 IO की फ्रीक्वेंसी आएगी, IO की आ गई ना, IO बराबर 0.7। इसमें आपको कुछ नहीं करना, सारा कैलकुलेटर से कर सकते हो आप है ना। आप तो कैलकुलेटर में 98 का अंडर निकालो, 200 का अंडर निकालो, फिर डिवाइड कर दो, आपका तो IO का आ जाएगा सीधा। आपको तो ये 90 को 100 मानने की जरूरत है ही नहीं, आपको ऐसे तो कैलकुलेटर मिल रहा है ना सीधा सीधा, तो बिल्कुल एग्जैक्ट निकालो आप तो ठीक है। ये 0.7 आ गया IO की, तो इस हिसाब से हमारा एक ऑप्शन तो रिजेक्ट हो गया। ये 0. ये कितना बता रहा है 09 बता रहा है ना IO की, ये एक रिजेक्ट हो गया, IO की 0.7 निकल के आएगी, ठीक है। अब हमें किसकी निकालनी है, IB की निकालनी है और IA की निकालनी है। अब दूसरा तरीका ये है कि आप ऑप्शन की हेल्प से कर सकते हो। अब ऑप्शन इन 3 में से कोई एक होगा, तो किसी एक को आप चेक कर लो है ना, किसी भी एक ऑप्शन को आता है तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ऑप्शन चेक कर लो।
अब इसमें इसने थोड़ी सी मिस्टेक ये की है कि इसने जो वैल्यू जो है ना आई ए और ये थर्ड वाला है ना, देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा नियरेस्ट लिख दिया है ना, ऐसी वैल्यू वैसे आती नहीं, बहुत ही रेयरली आती है, आती नहीं है। इसने देखो यहाँ पे आई बी देखो ए और सी ऑप्शन में बहुत ज़्यादा क्लोजली लिख दिया ना, तो ये जब आप कैलकुलेटर से करोगे तभी इतना क्लोजली आंसर निकाल सकते हो ना, नहीं तो गलत हो जाएगा आपसे ना। जैसे रफली करोगे ना, फिर जैसे अभी हमने रफली किया, तो ऐसे रफली करोगे तो इधर उधर थोड़ा बहुत तो हो सकता है ना, तो ये फिर आपको इसका मतलब बिल्कुल एग्जैक्ट निकालना पड़ेगा। ये दे दिया नहीं तो ऐसा कभी आता नहीं ना, इतना नियर बाई है ना, बहुत ज़्यादा क्लोज वैल्यू आती नहीं है। अब इसने दे दी है तो फिर भी आपको करना तो पड़ेगा। अब देखो, अब अपने पास में आई ओ की फ्रीक्वेंसी आ गई है ना, कितनी आई है 0.7 आई है। अब बची आपकी आई आई ओ बराबर कितना आ गया 0.7। आई ए प्लस आई बी दोनों मिलके कितने होने चाहिए 0.3 होने चाहिए। टोटल तीनों मिलके कितने होंगे हमेशा 1, तो ये दोनों मिलके कितने होने चाहिए। तो कोई ऐसा अगर आपको लग रहा है तो उसको रिजेक्ट कर सकते हो, जैसे कि ये 0.38 और 0.22 मिलके कितने होते हैं 0.60, जबकि मिलके होने कितने चाहिए आई और आई बी 0.3 होना चाहिए। तो ये तो सरासर गलत है ना, इसमें तीनों की फ्रीक्वेंसी देखो एक से ज्यादा नहीं हो रही कि जोड़ के, सरासर गलत है ना ये तो। कम से कम ऐसा तो ऑप्शन देना चाहिए ना कि तीनों की जोड़ के 1 तो कम से कम, ये तो सरासर गलत हो गया वैसे ही। ठीक है, तो ये तो हो गया गलत, ये हो नहीं सकता, एक से ज्यादा है तीनों का जोड़ के, ये हमने यहाँ से रिजेक्ट कर लिया था। अब बचे दोनों ऑप्शन और जो बहुत नियर बाई है, दोनों में जोड़ के हो भी रहा होगा 19 11 30 16 14 30, तो गलत बात कर दी ना इसमें, मतलब ऐसा नहीं देना चाहिए, इसको थोड़ा बहुत तो हिंट देनी चाहिए ना कि आप एक ऑप्शन को आराम से रिजेक्ट कर पाओ, है ना। अब ये दोनों 19 11 30 हो रहे हैं जोड़ के, ये भी 14 16 30 हो रहे हैं, बिल्कुल नियर बाई वैल्यू है। मतलब जैसे आपका आंसर आना चाहिए था, मान लो जैसे ये दिया है 16 और 19, मान लो आपका आंसर आ रहा था 17 या 18, तो अब वो 17 18 का 16 भी हो सकता है और 17 18 का 19 भी हो सकता है, समझ में आ गई बात। तो ये बिना कैलकुलेटर के फिर गलत हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा भी मिस्टेक करोगे गलत हो सकता है। चलो अब देखो, अब हमें ये तो बताया कि आई ए और आई बी दोनों की मिला के कितनी होनी चाहिए 0.30 होनी चाहिए, है ना। अच्छा अब देखो अपने पास में ए वाले कितने हैं 60 है ना, तो इन ए वालों का जो ब्लड ग्रुप है ये क्या होगा आई ए और प्लस आई ए, यही तो होगा ए वालों का। ऐसे बी वालों का होगा आई ए आई, तो आई बी है ना, बी वालों का आई बी प्लस आई बी आई ओ, यही होगा। लेकिन आपको पता है कि इसके आगे हमेशा 2 लगेगा, हेट्रो जाएगा से उसके आगे हमेशा 2 लगेगा। ऐसे ही ए बी वाला जो है आई ए आई बी, लेकिन इसके आगे हमेशा क्या लगेगा 2 लगेगा। तो जैसे इसके आगे हमेशा आपको क्या लगाना है 2 आई बी आई ओ, और इसके आगे भी हमेशा क्या लगाना है 2, ये है। ठीक है, अब देखो यहाँ से आप इनकी फ्रीक्वेंसी निकालते हो, जैसे ए ब्लड ग्रुप वालों की फ्रीक्वेंसी आपको निकालनी है ना, तो फ्रीक्वेंसी क्या निकलेगी 60/200, ए बराबर 60/200, ये तो निकलनी चाहिए। तो ये आपका कितना हो गया 6/2, 0.30। ए ब्लड ग्रुप वालों की जो फ्रीक्वेंसी है 0.30 निकलनी चाहिए ना। ऐसे ही बी ब्लड ग्रुप वालों की कितनी निकलनी चाहिए, तो इसके लिए 32/200 कर दोगे तो ये आपकी आ जाएगी लगभग 0.16 कुछ ऐसे आ जाएगी, है ना, 0.16 के लगभग आ जाएगी बी ब्लड ग्रुप वालों की। तो बी वालों की आ जाएगी 0.16 के लगभग, और ए बी वालों की कितनी आ जाएगी, ए बी वाले तो बहुत कम है ना 10/200, तो 1/20 0.05 आ जाएगी, है ना, 0.05 आ जाएगी।
और ओ वालों की हमने निकाली ली है ना, ओ वालों की निकल जाएगी 98/200, तो लगभग 0.5 के लगभग आ जाएगी। 98/200 करोगे तो 0.49 कुछ ऐसे आ जाएगी, मान लो 0.49। ओ वालों की आ जाएगी 0.49 आ जाएगी फ्रीक्वेंसी, ये आनी चाहिए। अब जैसे अब इन दोनों में से हमें कोई एक आंसर मानना है, एक आप करके देख लो बस, है ना, एक से ही हो जाएगा सॉल्व। अब ये दो तो हमने रिजेक्ट कर ही लिए। अब मान लो कि आप इस आई ए को मान रहे हो, है ना, आई ए बराबर कितना दिया है इसने, 0.19 दिया है, तो इस हिसाब से ए ब्लड ग्रुप वालों का कितना निकलना चाहिए नंबर, तो नंबर निकाल के देख लो। देखो यहाँ से आई ए करो कितना हो रहा है, 0.19 इंटू 0.19 कितना हो रहा है ये, 0.0361, ठीक है, इंटू 200 करोगे तो कितना हो जाएगा ये, कितना 7.22, ठीक है, ये तो इसका नंबर आ गया ना ये, और ये भी तो ए ब्लड ग्रुप वाले ही है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, 2 इंटू आई ए मतलब 0.19 इंटू आई ओ मतलब 0.7, वो तो हमने निकाल ली थी ना, कितना हो रहा है बताओ, 0.26 इंटू 200 टोटल है, तो कितना हो गया 63.2, 53.2, ठीक है, इनको ऐड करो दोनों को, कितने निकल रहे हैं, ऐड करोगे तो कितने निकल रहे हैं, 60.42, मतलब 60 के लगभग निकलना चाहिए नंबर ए ब्लड ग्रुप वालों को इस हिसाब से। और इसमें कितना दिया है, तो इसका मतलब यही अपना आंसर हो जाएगा फिर। हाँ, अब दो में से एक तो चेक करना ही पड़ेगा ना, अगर ये आसपास नहीं देता तब तो चेक करने की जरूरत थी नहीं, फिर तो हम डायरेक्ट कर ही देते। अब इसमें बिल्कुल क्लोज दिए तो चेक करके देखना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अगर आप इसके हिसाब से करोगे 0.16 के हिसाब से मान के चलोगे तो ये नंबर 60 से थोड़ा सा कम रह जाएगा, फिर अपना नंबर कितना आना चाहिए, 60 आना चाहिए ए ब्लड ग्रुप वालों का। तो ए ब्लड ग्रुप वालों का 60 जब ही आ सकता है जब आई ए कितना हो, 0.19 हो, तभी आ सकता है। अगर नियर बाई नहीं देता तो हमें चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट रिजेक्ट करके ही हो जाता हो। जैसे अभी हमने रेड कलर, पिंक कलर और वो फ्लावर वाला आया था ना, तो उसमें रिजेक्ट कर दिए थे ना, तीनों जोड़ के नहीं हो रहे थे इतने वो। ऐसे ही इसमें भी ज़्यादा नियर बाई देता नहीं है, इसमें दे दिया है तो फिर आपको थोड़ा सा एक बार चेक करना पड़ेगा ये। तो इसमें ओ ब्लड ग्रुप की निकालने में तो कोई दिक्कत नहीं है, वो तो हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना, सीधा जो भी नंबर है अपॉन टोटल से करके निकाल लो वो, ठीक है। तो आईओ के हिसाब से एक ऑप्शन रिजेक्ट हो गया। फिर कितने भी अलील हों सबको जोड़ के कितना आना चाहिए, हमेशा 1 आना चाहिए, तो वो ऐसे हो जाएगा ना, तो एक ऑप्शन ऐसे रिजेक्ट हो गया लास्ट वाला। अब इन दो में इसने बहुत ज्यादा नियर बाई दे दिया है, अगर ये नियर बाई नहीं होता तो हम देख के ही रिजेक्ट कर सकते थे, है ना। जैसे आप ए बी वाला अगर देखोगे ना, तो ए बी वाला कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो ए बी वाला 10 कैसे आएगा, 2 इंटू आई ए इंटू आई बी बराबर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो आप यहाँ से भी निकाल सकते हो, निकालने को तो मतलब जैसे आपने श्रीधर आचार्य विधि पढ़ी थी कभी, श्रीधर आचार्य विधि, अब इसको मिटा दूं मैं पहले एक बार, तो अभी देखो ये मिटा देता हूं मैं ना, मतलब आई ए और आई बी यही तो होगा ए बी ब्लड ग्रुप, लेकिन इसके आगे 2 लगेगा या नहीं लगेगा, लगेगा। तो आई ए आई बी इनका नंबर कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। ये हो गया आपका 10 बट्टे कितने में से, 200 में से, ये तो आना चाहिए। अब ये आपका आ गया 2 इंटू आई ए आई वी बराबर कितना आ गया, ये 0.05 आया था ना, ये आया था, है ना। तो आई ए और आई बी की वैल्यू क्या हो सकती है फिर, मतलब
इस 2 को आप उधर भेज दो एक बार के लिए, IAIB 0.05/2 ऐसे हो जाएगा ना। कितना बचेगा ये 0.0025 ये बचेगा, मतलब IAIB का मल्टीप्लाई करके इतना आना चाहिए। समझ में आ गई बात? तो अब इसमें से आपको मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? ऐसे भी करके देख सकते हो, लेकिन आपको जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है ब्लड ग्रुप का तो 2 तरीके का आ सकता है। एक तो आपको सीधा एलिलिक फ्रीक्वेंसी पहले से देगा, ब्लड ग्रुप वालों का नंबर पूछ सकता है। इसमें उसने उल्टा कर दिया, ब्लड ग्रुप वालों का नंबर देके एलिलिक फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो सबसे पहले आप ओ ब्लड ग्रुप वाले का निकालो, क्योंकि उसका फिक्स होता है जीनोटाइप एक ही है। फिर उससे आप दूसरे का निकालो किसी का भी। वैसे 2 ऑप्शन या 3 ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएंगे ना उसी एक से ही। नियर बाई नहीं है तो हमें चेक ही नहीं करना पड़ता, अब बहुत ज्यादा नियर बाई है तो इसलिए हमें चेक करना पड़ा है, नहीं तो चेक करने की जरूरत नहीं पड़ती। चलो अब आगे चलें। नेक्स्ट है आपका कलर ब्लाइंडनेस अफेक्ट अप्रोक्सीमेटली 1 in 12%। कलर ब्लाइंडनेस है वो 12 में से किसी एक को होता है, मतलब उसने दिया है 8% को। और ये कैसा डिजीज है? हार्डिविनकुलम में वेयर 8% ऑफ मैन आर कलर ब्लाइंड ड्यू टू सेक्स लिंक रिसेसिव जीन। ठीक है, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ वुमेन्स आर एक्सपेक्टेड टू बी कैरियर्स। ये 2 लाइन का क्वेश्चन अगर 4 नंबर में डाला है तो कुछ झोल होगा इसमें ना। तो क्या बोल रहे हो? ये अभी लेटेस्ट क्वेश्चन है, ज्यादा पुराना नहीं है, 2 लाइन का क्वेश्चन है और 4 नंबर में डाला है, तो जरूर कुछ झोल होगा ना इसमें। क्या झोल देखा है क्या आपने? देखा है? नहीं देखा? कमल देखा है कि झोल? हमारे यहाँ अरबी का बनवाते हैं। चलो ये निकाल सकते हो आप इसका आंसर? कोई एक जैसा ही क्वेश्चन दिख रहा है देखने में तो। देखो इसका आपको क्या कलर ब्लाइंड जो होता है वो उसने बताया भी है कि सेक्स लिंक्ड रिसेसिव जीन है, तो ये एक्स लिंक्ड डिजीज होती है ना कलर ब्लाइंडनेस। तो ये जो मेल है, अब आपको पता है मेल का जो है ना एक ही एक्स क्रोमोसोम मिलता है उसमें, तो मेल का जो जीनोटाइप है ना ये वाला इस कंडीशन में होगा डिजीज, और इसका जो डिजीज का नंबर दे रखा है वो 8% है, मतलब 8/100। मतलब ये आपका हो जाएगा 8 का तो क्या हो जाएगा अंडरूट 8, और इसका हो जाएगा 10। ये तो हो जाएगा। अभी सॉल्व मत करो आप, ऐसे के ऐसे रहने दो बस, है ना। तो ये यहाँ पर जो है एक ही एक्स मिलता है मेल में, तो हमें कुल मिला के इस एक्स डॉट वाले की फ्रीक्वेंसी निकालनी हो तो इस बार हमें अनरूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि मेल में एक ही एक्स होता है। अगर ये फीमेल होती ना डिजीज, तो फीमेल इस कंडीशन में डिजीज होती तो हमें एक एक्स का निकालने के लिए अब अनरूट करना पड़ता, लेकिन मेल में तो ऑलरेडी एक ही एक्स है, तो ये जो फ्रीक्वेंसी है सीधा सीधा डायरेक्ट जीनोटाइप की भी फ्रीक्वेंसी वही है और एलील की भी फ्रीक्वेंसी वही हो जाएगी, क्योंकि मेल के जीनोटाइप में एक ही एक्स होता है बस। समझ में आ गया? तो फीमेल के कंडीशन में इसका अनरूट करना पड़ता हमें, मेल में तो एक ही एक्स है तो वही जीनोटाइप है और वही एलील है, तो एक्स डॉट वाई बराबर 8/10 है अगर, तो हमें अनरूट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यही डायरेक्ट किसकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, 8/10 किसकी हो गई, एक्स डॉट की हो गई। ठीक है, तो नॉर्मल एक्स आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो सकती है? अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, हाँ बता, मैंने क्या कर दिया 10 कर दिया, 100 होगा ना। मतलब मैं ये बोल रहा हूँ अगर इसी क्वेश्चन में मैं बोलता कि कलर ब्लाइंडनेस एक ऑटोसोमल रिसेसिव डिजीज है, तो इसका जीनोटाइप हमें देखो हम ऐसे लिखते आ रहे थे ना अभी तक, स्मॉल ए बराबर 8/100, तो ए बराबर हम अनरूट करते थे ना ऐसे निकालने के लिए,
8/100 का है ना, ऐसे, क्योंकि वहां पर 2 ए थे। अगर इसी क्वेश्चन में ये कलर ब्लाइंडनेस फीमेल होती तो भी करना पड़ता अंडरवुड, क्योंकि उसमें भी 2 एक्स होते हैं तब डिजीज होता है उसको, लेकिन मेल में तो एक ही एक्स आने से डिजीज हो जाता है। तो कुल मिला के ये एक एक्स की ही फ्रीक्वेंसी है ना, सीधा सीधा, 2 एक्स तो होती नहीं है ना मेल में। तो एक डिजीज वाला जो अलील आने की प्रोबेबिलिटी है वो कितनी है, 8/100। तो ये कितनी हो जाएगी, 8/100 करोगे तो 0.0, यही हो जाएगी ना। अच्छा, तो ये नॉर्मल वाला एक्स आने की क्या हो जाएगी, नॉर्मल वाला एक्स भी तो आ सकता है ना। तो एक्स डिजीज वाला आने की 0.08 है, तो नॉर्मल वाला आने की 1 में से घटा दो उसको, या तो नॉर्मल वाला आएगा एक्स या फिर डिजीज वाला आएगा। तो डिजीज वाला आने की कितनी है, तो नॉर्मल वाला आने की तो कितनी हो जाएगी, 0.92। ये दोनों एक्स की फ्रीक वो आ गई है ना अपने पास में, ये डिजीज वाला है और ये नॉर्मल वाला है। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, व्हाट प्रपोर्शन ऑफ वुमेन्स आर एक्सपेक्ट टू बी कैरियर। अब वुमेन कैरियर जब भी हो सकती है जब ये वाली कंडीशन हो, ये होमोजाइगस है हेटेरोजाइगस है, हेटेरोजाइगस है ना, तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे या नहीं करोगे, करना पड़ेगा। तो 2 इंटू 0.92। अब ये कैलकुलेटर से करो आप, कितना आ रहा है, 0.14772 ये आ रहा है आपका, है ना, इसी ऑप्शन में मिल रहा है। गलत कर दिया आपने फिर। 2 इंटू 0.08 इंटू 0.92, 0.1472 ये हो रहा है ना। तो ठीक है, अब देख लो कौन से में आ रहा है, इसी में आ रहा है ना, 15 के लगो, ये हो जाएगा ना आंसर। ये बाकी क्वेश्चन से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि अभी तक हम ऑटोसोमल रिसेसिव वाला हमें पूछता हुआ आ रहा है ये, इस बार हमें सेक्स लिंक का पूछ लिया और उसमें भी मेल को डिजीज दिया है। फीमेल को डिजीज देता है तब हमें एनरोल करना पड़ता, उसमें 2 एक्स क्रोमोजोम होते हैं, ये मेल दिया है इसलिए हमें एनरोल करने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उसमें एक ही एक्स क्रोमोजोम होता है। तो ये हो गया आपका, है ना। हमेशा इसका मतलब क्या बताया था कल, स्क्यूड, अनइवन, और स्क्विड, स्क्विड का मतलब क्या होता है, SQUID। चलो, आप लोगों को कुछ दिन पहले मैंने लव वाली वो डिक्शनरी का एक वर्ड बताया था ना, फ्लैंडर, क्या बताया था इसका मतलब, कभी नहीं बताए, फिर छोड़ो। तो अब ये देखो, फ्रूट कलर, फ्रूट कलर ऑफ, बताया था मेरे को याद है ना, फ्रूट कलर ऑफ वाइल्ड सोलेनम नाइग्रम, नहीं बताया था, क्या बताया था इसका मतलब फिर, क्या फ्रूट कलर ऑफ वाइल्ड सोलेनम नाइग्रम इज कंट्रोल्ड बाय 2 अलील्स ऑफ जीन कैपिटल ए एंड स्मॉल ए। सोलेनम नाइग्रम जानते हो ना, देखा है क्या आपने सोलेनम नाइग्रम, क्या बोलते हैं इसको, जया, आया भी है क्या, कितना बड़ा होता है फल इसका, ये ये होता है बहुत छोटा, जैसे क्या बोलते हैं आपका, इसको वैसे मकोई बोलते हैं, आपने तो नहीं खाया होगा जया,
क्योंकि ये गांव में मिलता है ना, सिटी में मिलता नहीं है वही वाला। आप कहाँ पर, घाव पर, तो अश्वगंधा का लगाते हैं शायद, आप अश्वगंधा का लगाते हो, इसका भी लगाते हैं। खाया क्या आपने इसका फल, इसका फल खाया क्या आपने, छोटा छोटा सा जो होता है ना, बिल्कुल छोटा सा होता है। कितना बड़ा साइज बताऊं आपको, आता है इतने साइज का क्या, नहीं लेसू से छोटा होता है बहुत, बहुत छोटा है। हाँ, लेसू से तो बहुत छोटा है। जो अय्यासी नहीं बोलते, इसको बोलते हैं आशिक। गूगल सही बता रहा है, आपने गलत सर्च किया है। आपने सर्च किया है फ्लैंडर और मैंने लिखा है फ्लैंडर, नहीं किया होगा ना ये वाला, तो अय्यासी नहीं होगा, अय्यास आया होगा फिर। हम तो सही तो बोल रहे हैं, सही तो बोल रहे हैं। आशिक का मतलब ये होता है, वैसे वो होता है प्रेमी, मतलब है ना। हाँ, आशिक मतलब जो है एक पॉजिटिव वर्ड नहीं होता, मतलब समझ में आ रही है आपको, जैसे एक प्रेमी होता है वो एक पॉजिटिव वर्ड है, आशिक ऐसी पॉजिटिव वर्ड नहीं है। वैसे भी आप जैसे इसको नेगेटिव वर्ड में यूज लिया जाता है डेली लाइफ में भी, बड़ा तू आशिक बना घूम रहा है मतलब, तो ये नेगेटिव वे में ही यूज में लिया जाता है। चलो अब इसका तो भी बताऊंगा ना थोड़ी देर में। ये मकोई जो है ना, ये इसका छोटा सा फल होता है, बिल्कुल ब्लैक कलर, ब्लैक और ब्लू कलर टाइप में, मतलब ब्लैक कलर में हो जाता है थोड़ा सा, है ना। वो छोटा फल होता है जिसको खाते हैं ना, पक जाता है तब उसको खाते हैं। है मतलब गांव में मिलता है, सिटी वगैरह में तो नहीं मिलता है। हाँ, कहीं भी उग जाता है ऐसे ना, खरपतवार की तरह उग जाता है। और एक वो जैसे फरफोटा मैंने आपको बताया था ना, फरफोटा का तो थोड़ा बड़ा होता है, फरफोटा भी बोलते हैं इसको, और ये उससे भी छोटा होता है। ये बोई सोलेनेसी फैमिली का मेंबर है। तो फ्रूट कलर ऑफ वाइल्ड सोलेनम नाइग्रम इज कंट्रोल बाय टू अलील्स ऑफ ए जीन, ये दो अलील है ना, कैपिटल ए स्मॉल ए, और इनकी फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है आपको, है ना। कैपिटल ए की 0.8 और स्मॉल ए की 0.2 इन ए नेबरिंग फील्ड, ए टेट्राप्लॉइड जीनोटाइप ऑफ सोलेनम नाइग्रम वाज फाउंड। तो वैसे तो डिप्लॉइड होता है, लेकिन ये कैसा है, टेट्राप्लॉइड है। तो टेट्राप्लॉइड के लिए मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखाया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। आफ्टर क्रिटिकल एग्जामिनेशन 5 डिस्टिंक्ट जीनोटाइप फाउंड विच आर, ये दे रखे हैं आपको, है ना। Following Hardy-Weinberg principle and assuming the same allelic frequency as that of diploid population, the number of phenotypes calculated within a population of 1000 plants are close to one of the following. तो देखो सबसे पहले हम इसका निकालने के लिए जा रहे हैं, कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए कैपिटल ए, मतलब इसका नंबर निकालने के लिए आपको 4 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और ये होमोजाइगस है तो इसमें किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई नहीं होगा, ठीक है। तो इसका नंबर निकालो जल्दी से, कितना होगा, ये 4 बार मल्टीप्लाई करो 0.8 का, तो 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8, मोबाइल से करो कैलकुलेटर से जल्दी से, और इंटू नंबर निकालना है तो टोटल पॉपुलेशन 1000 है ना, उसका भी साथ में मल्टीप्लाई कर लो, फिर कितना आ रहा है ये, 409 ठीक है, 409 आ गया इसका नंबर। तो इस हिसाब से एक ऑप्शन रिजेक्ट हो सकता है, ये अभी नहीं करेंगे, लेकिन अभी हो सकता है कि नियर बाई वैल्यू है ना वो भी 420, ठीक है। फिर अब हम निकालेंगे इसका स्मॉल ए वाले का, इसमें भी किसी संख्या का मल्टीप्लाई नहीं करना है हमें, तो इसका है 0.2, तो इसका 4 बार मल्टीप्लाई करो जल्दी से, 0.2 इंटू 0.2 इंटू
0.2 इंटू 0.2 इंटू 1000 कितना आ रहा है? 101। 2 दूनी 4, 4 चौके 16, 1 ये आएगा ना। 1.6 आ रहा है तो लो 1.6 लिख लो फिर, गलत मत कर देना बस, है ना। 1.6 आ रहा है ना। हाँ तो अब देखो इसका नंबर कितना आया है 1.6, तो देख लो ये 2 सब में ही है 2, और ये भी लगभग सब में 409 है, तो ये तो चेक ही नहीं करना था, मैं फालतू में चेक किया ना। जो सेम है सब में वो तो वही होगा, जो डिफरेंट है उसको चेक करो। इस लास्ट वाले को एक्सेल में आपको चेक करने की जरूरत है, एग्जाम हॉल में ध्यान रखना है इन बातों का, है ना। जब सब में एक ही आ रहा है वही, तो उसको चेक करने की जरूरत नहीं है लास्ट वाले को बिल्कुल भी, ठीक है। टाइम वेस्ट करने से क्या हो रहा है उसमें। ऐसे ही फर्स्ट वाला जो है आप देखोगे तो उसमें सब में लगा वही 409 आ रहा है, इसको भी ज़्यादा चेक वेक करने की जरूरत नहीं है, जो डिफरेंट है उनको चेक करो। ठीक है, अब हम सेकंड वाले को देखते हैं ना। कैपिटल ए, कैपिटल ए, कैपिटल ए और स्मॉल ए, ये एक तरीके से वही हो गया ना, हमने निकाला था ना पी क्यूब क्यू, मतलब 3 डोमिनेंट अलील और एक रिसेसिव अलील, उसी के इक्विवेलेंट है ना ये। ठीक है, तो इसमें कुछ संख्या का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। हाँ करना पड़ेगा ना, हेटेरो जाएगा सही है। तो किसका किया था? 2 का किया था या 4 का किया था? 2 का किया था या 4 का किया था? 4 का किया होगा ना। 4 का किया था तो 4 का मल्टीप्लाई कर दो इसमें, तो ये हो जाएगा आपका 4 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 1000, 409.6, ये भी अच्छा। अब कोई ऑप्शन रिजेक्ट हुआ? अब इन दो में ये फर्स्ट में आ रहा है और थर्ड में आ रहा है ना। ठीक है, अब इसको निकाल लो, इसी से क्लियर हो जाएगी तस्वीर, है ना इसकी। इसको निकाल लो अब थर्ड वाले को, तो ये है आपका कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए। तो हम इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर है, ये दो डोमिनेंट और दो रिसेसिव। ये भी हेटेरो जाएगा सर, तो इसमें भी किसी का मल्टीप्लाई होगा, कितने का होगा? 6 का होगा इसमें। तो अब आप करो इसको जल्दी से, 6 इंटू 0.8 इंटू 0.8 इंटू 0.2 इंटू 0.2 इंटू 1000, 153.6। ठीक है, तो ये इसमें आ गया फर्स्ट वाले में, तो ये आंसर हो गया अपना बस। अब देखो ये मैंने आपको करा दिया था ऐसे, और आवाजी में वो आ गया वैसे टेट्राप्लॉइड वाला। मैंने आपको बोला था कि न्यूमेरिकल वगैरह नहीं पूछेगा इसमें से, लेकिन वो भी पूछ लिया। ठीक है, तो इसमें यही काम की बात है बस कि किस नंबर का मल्टीप्लाई करना है साथ में बस। तो हेटेरो जाएगा सर, तो हमेशा हमेशा किसी नंबर का तो मल्टीप्लाई होगा, तो नॉर्मली 2 का होता है मल्टीप्लाई, और यहाँ पर 4 का हो रहा है और 6 का हो रहा है। फॉर्मूला आपको डायरेक्ट लिखाया गया था ना इसका, एक बार और बताना इसको। ये क्या फॉर्मूला बेस्ड है इसका, है ना, फॉर्मूला लिखाया था पहले कल वाली क्लास में ही, कल ही तो लिखाया था इसका। ठीक है, अब देखो द फिनोमिना ऑफ द नॉन रैंडम एसोसिएशन ऑफ alleles at different loci in a given population where the frequency of association of their different alleles is higher or lower than what would be expected. The loci were independent and associated randomly is termed as, ये मतलब एक टर्म है ऐसे, जैसे लिंकेज इक्विलिब्रियम, नॉर्मली जो मेंडली हम पढ़ते हैं ना, जब दो जीन एक ही सेम क्रोमोसोम पर लिंक होती हैं तब ये कंडीशन होती है। और यहाँ पर बोल रहा है कि ये लिंक नहीं है, शायद ऐसे बोला होगा ना, हायर और लोअर देन व्हाट वुड। देखो ये ऐसी कंडीशन बोल रहा है,
एक अलील जब उसकी फ्रीक्वेंसी घटेगी तो उस टाइम पे दूसरी वाली एलील की फ्रीक्वेंसी घटती है, बढ़ती है, मतलब ये ऐसा रिलेशन होता है, क्योंकि दोनों का जो सम है वो एनी टाइम कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ठीक है, तो ये इक्विलिब्रियम वाली कंडीशन होती है, ये हमने उसमें भी पढ़ा था ना बायोजियोग्राफी वाले में। और बाकी कहीं भी आप देखोगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे एक ज्यादा होगा एक कम होगा, है ना, उसकी बात कर रहा है, इसको बोलते हैं लिंकेज डिसइक्विलिब्रियम। और ये पॉइंट क्या होगा, इक्विलिब्रियम, जहां पर दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, बराबर होगी। ये अलग अलग बता रहा है ना। फिर है आपका 44, इन ए पॉपुलेशन ए सिंगल जीन लॉकस हैज 2 alleles कैपिटल ए एंड स्मॉल ए with allele frequency of a 0.3. If genotype capital A small a is lethal and only individuals with genotype capital A capital small a are favored, then over several generation allelic frequency will be. क्वेश्चन समझ में आया? पहले देखो, स्मॉल ए की दे रखी है आपको 0.3, तो कैपिटल ए की कितनी होगी, और ये लीथल है, मतलब जो हेटेरोजाइगस है ना वो बचता ही नहीं है, कैपिटल ए स्मॉल ए मर जाएगा, ये है ना इसका मतलब। इन दोनों इंडिविजुअल को फेवर किया जा रहा है, then over several generations, तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी विल बी 1 एलिलिक फ्रीक्वेंसी विल रिमेन सेम टू दैट ऑफ प्रेजेंट। देखो सेम तो नहीं रह सकती, आपको बताया, क्योंकि हार्डी-विनक बोल के जाता है कि सेलेक्टिव मेटिंग नहीं होनी चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है। और नेचुरल सिलेक्शन क्या मतलब, यहाँ पे इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट को फेवर किया जा रहा है एक तरीके से ना, हेटेरोजाइगस का नंबर कम हो रहा है, तो एलिलिक फ्रीक्वेंसी तो कभी भी सेम नहीं रह सकती है ना। और एलिलिक फ्रीक्वेंसी विल बी 1 ये बोल रहा है कि 1 हो जाएगी, ये भी नहीं हो सकती, क्योंकि एक ही कम है, मतलब कैपिटल ए की ज्यादा रहेगी, है ना, आने वाले टाइम में भी। एलिल्स ए वुड बी लॉस्ट फ्रॉम, नहीं हो सकती ना, लॉस्ट कोई नहीं होगी। पॉपुलेशन विल डिसरप्ट इनटू 2 न्यू स्पीसीज, बोल रहा है कि पॉपुलेशन 2 न्यू स्पीसीज में डिसरप्ट हो सकता है। अब ये बिल्कुल हो सकता है, क्योंकि ये दोनों के बीच की कनेक्टिव लिंक होता है, हेटेरोजाइगस जो होता है ना वो बन नहीं रहा है, तो आने वाले टाइम में स्मॉल ए एक नई स्पीसीज बन जाएगी, और कैपिटल ए एक नई स्पीसीज बनाएगा, तो काफी टाइम बाद में नई नई स्पीसीज बन सकती है ना दोनों से, तो ये हो सकता है। फिर क्या बोल के जा रहा है ये, द इनब्रीडिंग कोफिशिएंट ऑफ स्प्रिंग ऑन मैरिज बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग विल बी, इनब्रीडिंग कोफिशिएंट कितना होगा, ये देखो, ब्रदर और सिस्टर इन दोनों ने शादी कर ली और इनके भी बच्चे हुए, है ना, और इनके भी बच्चे होंगे, तो इनके बीच में कितना इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट होगा। ये आपको मैंने हैमिल्टन्स रूल पढ़ाया था, याद है या भूल गए? लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट रूल था हैमिल्टन्स रूल, तो उसमें आपको मैंने बताया था ना कौन किसके लिए सेक्रीफाइस करेगा, तो उसमें एक जेनेटिक रिलेटेडनेस बताई थी, जेनेटिक रिलेटेडनेस और इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट काफी हद तक एक दूसरे से सिमिलर होते हैं, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट और जेनेटिक रिलेटेडनेस, आर बताया था ना, स्मॉल आर, तो ब्रदर सिस्टर के बीच में कितना होता है, 1/2 होता है। अब आपको पता है कि यहाँ से यहाँ नेक्स्ट जनरेशन पे जाते हैं तो आधा होता जाता है, तो इनमें कितना बचेगा, 1/4 बचेगा, है ना। इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट ऑफ ऑफस्प्रिंग ऑन मैरिज बिटवीन ब्रदर एंड सिस्टर सिबलिंग विल बी, तो 1/4 हो जाएगा, है ना, यहाँ तक 1/2 होगा, नेक्स्ट जनरेशन में 1/4, और उसके भी नेक्स्ट जनरेशन में जाओगे तो मतलब हर एक जनरेशन पे आधा होता जाता है वो, है ना, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट, तो कितना हो जाएगा 0.25। बाकी चलो अभी टाइम मिलेगा आपको एक टेबल बता दूंगा ना, बाकी हर जनरेशन पे आधा होता जाता है वो बस।
Which one of the following does not contribute to micro evolutionary change? माइक्रो इवोल्यूशनरी चेंज में कौन कंट्रीब्यूट नहीं करता है? म्यूटेशन भी करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी करेगा, ये ये हार्डी को करता है फॉलो, है ना? ये इवोल्यूशन को फेवर नहीं करता ना, रैंडम मैटिंग। ये आंसर हो जाएगा। Which one of the following will have the least impact on allelic frequency in small population? लीस्ट इम्पैक्ट कौन डालेगा? हाँ, सबसे कम इम्पैक्ट कौन डालेगा? हाँ, इनब्रीडिंग डालेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट डालेगा, आउटब्रीडिंग। हाँ, ये भी वही हो गया। हाँ, ये बहुत कम फर्क डालेगा ना, फर्क डालते नहीं रैंडम मीटिंग। रैंडम मीटिंग तो होनी चाहिए ताकि एलिक फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो, तो ये रैंडम मैटिंग हो जाएगा इसमें ना। बाकी तो सब फर्क डालते हैं ना, इनब्रीडिंग भी चेंज करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट भी चेंज करता है और आउटब्रीडिंग भी चेंज करती है। क्वेश्चन नंबर है 48, द फ्रीक्वेंसी ऑफ टू अलील्स पी और क्यू आपको दी गई है ना, 0.3 और 0.7। आफ्टर ए फ्यू जनरेशन ऑफ इनब्रीडिंग द हेटेरोजाइगोट फ्रीक्वेंसी वाज फाउंड टू बी 0.28। द इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट विल बी, ये भी मैंने आपको बताया था ना ऐसा निकालना भी। तो देखो इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना होना चाहिए हेटेरोजाइगोट्स? पी भी दिया है आपको, क्यू भी दिया है आपको, तो पी क्यू कितना हो जाएगा? 42 इतना होना चाहिए आपका, लेकिन ये कितना बता रहा है? हेटेरोजाइगोट्स 0.42 होने चाहिए, लेकिन कितने बचे हैं? ठीक है, तो कितने कम हो गए हैं? कितने कम हो गए? 14 कम हो गए ना, 0.414 कम हो गए, कितने में? 0.42 में से। तो कितना आ गया? 1/3, और 1/3 का मतलब होता है 0.33। ये आपको बताया था ना ऐसा निकालना, इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो कितने कम हो गई है हेटेरोजाइगोसिटी अपॉन टोटल कितनी होनी चाहिए थी, ऐसे निकालते हैं इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट। या फिर इनब्रीडिंग कोएफिशिएंट देख के आपको ये भी पूछ सकता है कि हेटेरोजाइगोसिटी कितनी मिलेगी एक्चुअल में ना। क्वेश्चन नंबर 49, ए फाउंडर पॉपुलेशन हैज एन कैपिटल ए स्मॉल ए हेटेरोजाइगोट जीनोटाइप विद ए फ्रीक्वेंसी ऑफ 1। हेटेरोजाइगोट्स की फ्रीक्वेंसी कितनी है? 1। एंड नो इंडिविजुअल्स विद आइदर कैपिटल ए और स्मॉल ए, मतलब सारे के सारे मेंबर कैसे हैं वहां पर? हेटेरोजाइगोट्स ही हैं। ठीक है, विद रिपीटेड सेल फर्टिलाइजेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ कैपिटल ए स्मॉल ए एंड स्मॉल ए आफ्टर 3 जनरेशन विल बी। अब कितनी होगी 3 जनरेशन के बाद में? देखो ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर का है ना। इसमें क्या होगा, अभी पॉपुलेशन में केवल यही मेंबर थे बस, ये है ही नहीं है ना, कैपिटल ए वाले और स्मॉल ए वाले, ये नहीं है। नहीं है तो छोड़ो इनको फिर। अभी सारे के सारे कैसे हैं? ऐसे हैं, फ्रीक्वेंसी 1 है इनकी। अब इनमें सेल्फिंग करवाओगे आप, तो इससे बनते हैं 4 मेंबर, कैपिटल ए स्मॉल ए स्मॉल ए और स्मॉल ए स्मॉल, ये तो बचते हैं 4। तो मतलब एक जनरेशन के बाद में, ये एक जनरेशन कंप्लीट होगी यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद में अब आप हेटेरोजाइगोसिटी का लेवल देखो, 4 में से कितने हेटेरोजाइगस? 2, तो हेटेरोजाइगोसिटी का लेवल आधा रह गया। अभी तो सारे के सारे हेटेरोजाइगस थे, अब आधे हेटेरोजाइगस हैं और आधे होमोजाइगस हैं, तो यहाँ पर जो आपकी हेटेरोजाइगोसिटी है वो कितनी रह गई? 1/2 रह गई। फिर आपको फिर से वही कराना है, फर्टिलाइज मतलब रिपीटेड सेल्फिंग करवानी है, तो इसकी सेल्फिंग करवाओगे, इसकी भी करवाओगे, सबकी सेल्फिंग करवाओगे। ठीक है, इसकी सेल्फिंग करवाओगे तो चारों के चारों कैसे मिलेंगे? कैपिटल ए। इसकी करवाओगे तो ये 4 टाइप के मिलेंगे। ठीक है, इसकी करवाओगे तो ये 4 टाइप के मिलेंगे, और इसकी करवाओगे तो चारों के चारों स्मॉल ए वाले मिलेंगे। ठीक है, और यहाँ से करवाओगे तो 4 मतलब 2 तो मिलेंगे, 2 नहीं, एक तो कैपिटल ए और एक 2 मिलेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, और एक मिलेगा, यही तो मिलेंगे। ऐसी सेम इसमें एक कैपिटल ए एक कैपिटल ए स्मॉल ए, और 2 कैपिटल ए स्मॉल ए और एक स्मॉल ए।
तो ये मिलेंगे 2 जनरेशन बाद में ना, ये हालत हो जाएगी। तो इसमें कितने टोटल 16 मिलेंगे ना, 4 4 8 4 12 और 4 16, 16 मिलेंगे। 16 में से हट हो जाएगा, देखो कितने हैं, 2 तो ये रहे और 2 ये रहे, बाकी सब होमोजाइगस है। तो कितने बच्चे, 4/16 करोगे तो 1/4, तो 1/4 बचे है ना हेट्रोजाइगस। नेक्स्ट एक बार फिर से कराओगे सेल्फिंग, तो फिर से आधे रह जाएंगे हेट्रोजाइगस, क्योंकि इसके सारे होमोजाइगस मिलेंगे, इनके सारे होमोजाइगस ही रहेंगे, इनके सारे होमोजाइगस, इसके सारे होमोजाइगस, इसके होमोजाइगस और इसके होमोजाइगस, हेट्रोजाइगस बनेंगे केवल इन दो की सेल्फिंग से। तो नेक्स्ट जनरेशन में फिर से आधे रह जाएंगे हेट्रोजाइगस। 3 जनरेशन बाद में कितना लेवल रह जाएगा हेट्रोजाइगोसिटी का। तो रिपीटेड सेल्फिंग से हेट्रोजाइगोसिटी हर जनरेशन में आधी रहती जाती है ना, हर जनरेशन। तो क्या हो जाएगा आंसर अपना, 3 जनरेशन बाद में पूछा है ना, तो कितनी हो जाएगी बताओ। हेट्रोजाइगोसिटी तो रह जाएगी 1/8, तो एक में दे रखा है ना आपको 1/8, ठीक है, ये हो गया ना। टोटल कितने बनेंगे अपने, जैसे अगर 16 बनते हैं तो 16 में से 7 तो बनेंगे कैपिटल ए, 7 बनेंगे कैपिटल ए स्मॉल ए, और केवल एक बनेगा कैपिटल ए स्मॉल ए। हर जनरेशन के बाद में आधी हेट्रोजाइगोसिटी रह जाती है। फिर क्या बोल के जा रहा है ये, इन ए प्लांट स्पीसीज ए सेग्रीगेटेड both homozygotes and heterozygotes at focus by fourth generation. What is the heterozygosity के बाद में कितनी रह जाएगी, 1/8 रह जाएगी। तो 1/8 का मतलब यही होता है 0.125। सेम क्वेश्चन है ना, तो ये शायद लास्ट क्वेश्चन होगा सेम के साथ में, हो गया ना सारे। ये नीचे आंसर की है इनकी, और हार्डी बीनबर्ग का कोई भी इसके अलावा नया टाइप नहीं बनने वाला है। जितना बन सकता था वो इसी में से बनेगा। 50 क्वेश्चन कर लिए आपने, थ्योरी तो कुछ ज़्यादा है नहीं वैसे इसकी, है ना, प्रैक्टिस ये जो है वो, थ्योरी तो बहुत लिमिटेड है इसकी। 50 क्वेश्चन अगर आप ये करके चले जाते हो, मतलब रट के नहीं जाने, आंसर नहीं रट के जाने, समझ में भी आना चाहिए बस। अगर आप समझ के चले जाते हो इन 50 क्वेश्चन को, तो बाहर कोई टाइप नहीं आएगा, इसका ये फिक्स है। आपको बताया कि अब रिपीटेड होने लग जाते हैं ना वही, और मोस्टली केस में तो आपको वही टाइप फर्स्ट वाला क्वेश्चन ज़्यादा डाल रहा है ना। अब कोई नया टाइप नहीं बनने वाला है ना हार्डी बीनबर्ग, जो बनेगा वो इसी में से बनेगा। तो 50 क्वेश्चन है, 7-8 नंबर का अकेला टॉपिक है। अब देख लो आप करके जा पाते हो इसको या नहीं करके जा पाते हो। ये गारंटी वाली बात है कि इससे बाहर नहीं आएगा।